हेलो स्टूडेंट्स, ड्रॉपर्स बैच का मैथ्स का ये पहला क्लास है। जो भी ड्रॉप का निर्णय लेते हैं तो कई बातें हर साल जो बच्चों के सामने मैंने देखी आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे उनके डिसीजंस लिए जा सकते हैं, इस बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने ड्रॉप लेने का जो सोचा, तो कई बार डायलेमा ऐसा रहता है कि भाई हमको ये कॉलेज मिल रहा है, हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिर कई बार ऐसा लगता है कि पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ऐसे भी कई लोग हैं जो आपको कह रहे होते हैं कुछ लोग ड्रॉप लो, कुछ लोग ना लो। वैसे 80% लोग यही कह रहे होंगे कि ड्रॉप ना लो। 10-20% लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको कहेंगे कि ड्रॉप लो। क्या क्या स्थितियां सामने आती हैं, मैं आपको उन सभी बातों को बता रहा हूँ। आपके सामने ऐसे बहुत सारे बच्चों के एग्जांपल्स होंगे, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, जो भी सबसे घटिया से घटिया कॉलेज और ब्रांच आप इमेजिन कर सकते हैं, वहाँ पे उनको एडमिशन मिल गया एंड दे आर वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, दे हैव प्लान समथिंग कि ठीक है आगे ये करेंगे वो करेंगे जैसा भी है, एंड दे नेवर थिंक ऑफ टेकिंग ड्रॉप। ऑन द अदर हैंड देयर विल बी ऑलवेज सच स्टूडेंट्स जो आईआईटी में भी कई कोर्सेज को छोड़ करके ड्रॉप ले रहे होंगे। अपने यहाँ ही ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हर साल होते हैं, आप में से भी कई होंगे, पिछले साल भी थे। हर साल ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिनको आईआईटीज़ में भी कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, ट्रिपल आईटीज़ एंड आईआईटीज़ में भी कुछ कुछ ठीक ठाक मिल रहा होता है, एंड दे स्टिल प्लान कि अब हमको इस साल ड्रॉप लेना है। तो पहली बात यह है कि ड्रॉप लेने का डिसीज़न इस बात पर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होता कि आपको क्या मिल रहा है, कि ये कॉलेज ये ब्रांच मिल रही है मतलब मुझे ड्रॉप का ज़रूरत नहीं है। अब कई लोग आपको आइडिया देते हैं, कई बार आपको खुद से भी ऐसा आइडिया आता है कि हम ड्रॉप नहीं लेते, उसकी बजाय हम कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जो भी अभी मिल रहा है, और जैसे स्टेट लेवल की काउंसलिंग से आपको कुछ मिल गया और फिर आप सोचें कि हम अभी ड्रॉप ले लेते हैं साथ में और कॉलेज भी ले लेते हैं और अगले साल हम फिर से एक बार जेईई मेन के लिए अपीयर करेंगे। तो इससे बुरा डिसीज़न आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ड्रॉप लेना है तो सिर्फ ड्रॉप लेना है, कॉलेज में जाना है तो सिर्फ कॉलेज में जाना है। कि जेईई मेन एडवांस इज़ नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। अगर आपको पिछले 2 सालों में भी ये बात समझ में नहीं आई है तो फिर भगवान ही आपका मालिक है। अगर अभी भी आपको लगता है कि जेईई मेन एडवांस इज़ अ पार्ट टाइम जॉब, कि भाई हम तो अपने कॉलेज के साथ साथ आखिरी में शाम को 1-2 घंटे पढ़ लेंगे, तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? लेट्स फेस द रियलिटी। तो बात यह है कि या तो ड्रॉप या तो कॉलेज, दोनों एक साथ नहीं। अब ड्रॉप के पीछे ऐसे कई घरों में युद्ध मचे होते हैं, मतलब खींचतान मची रहती है। आधा परिवार या आधे से ज़्यादा परिवार कह रहा होता है कि ड्रॉप मत लो, साल बर्बाद होता है, साल मत बर्बाद करो, जो भी मिलता हो ले लो, आगे बढ़ो। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं घर में जो कहते होंगे कि नहीं नहीं, यू शुड ट्राई, यू शुड टेक ड्रॉप। तो ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, इसमें आपको किसी की सुनने के बजाय खुद के ड्रीम्स और खुद के बारे में सोचना चाहिए कि आपको क्या लगता है, आप क्या करना चाहते थे और आपके साथ क्या हो रहा है, और आप फिर से वापस प्रैक्टिस, मेहनत और पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं। तो वो डिसीज़न सिर्फ आपका होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको एनालॉजी बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ। आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके पीछे आपके पेरेंट्स या आपका कोई फ्रेंड बैठा है और आप गाड़ी चला रहे हैं, और बाइक या स्कूटी जो भी है, और आप कॉन्फिडेंट है और आपको गाड़ी चलानी बहुत अच्छी आती भी है, एंड यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर ड्राइविंग विद इन योर सेफ लिमिट्स। बिल्कुल आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, आराम से सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आप चला रहे हैं।
मगर पीछे वाला हो सकता है बहुत डर रहा होगा, अरे तू भेड़ देगा, अरे बच के सामने से वो गाड़ी आ रही है, अरे भैंस आ गई, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, मतलब पीछे वाला डर रहा होगा, स्पीड ब्रेकर आ रहा, ब्रेक मार ले। यही स्थिति इस समय आपके पेरेंट्स की आपके साथ में है। आप गाड़ी चला रहे हैं और वो पीछे बैठे हैं, तो जो पीछे बैठा है उसको ये नहीं पता है कि भाई यहाँ से गाड़ी निकलेगी कि ठुक जाएगी। वो तो अपने ओवरऑल एक्सपीरियंसेस के बेस पे बात कर रहा है कि यार ठुक जाएगा, है तो गिर जाएगा, है तो बहुत तेज़ चला रहा है, या जैसा भी है बेकार चला रहा है। बट एक्चुअल जो स्थिति है वो दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं जानता है। सिर्फ आप जानते हो कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, सिर्फ आप जानते हो कि उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। आपको ये मालूम है कि इस साल आप परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए और क्या चेंजेस लाएंगे तो आप अगले साल परफॉर्म कर सकते हैं। इन बातों का जवाब सिर्फ आपके पास है दुनिया में, और किसी के पास भी नहीं है। और इसीलिए इस ड्रॉप लेने का डिसीज़न है वो भी आपके सिवा किसी का नहीं हो सकता। तो इसीलिए सबकी सुनना बंद करिए, खुद का डिसीज़न लीजिए, खुद देखिए आप पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं। फिर आज सुबह भी किसी गर्ल का मेरे पास कॉल आया था, और अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि हमको ये कॉलेज ब्रांच मिल रही है, वहाँ ले लेते हैं, फिर हम आगे जाके वहाँ गेट की प्रिपरेशन कर लेंगे, या कैट दे देंगे, या सिविल सर्विसेज दे देंगे। फिर हम जो 1 साल अभी इधर देना चाहते हैं, हम वो 1 साल आगे कैट में या गेट में या जो भी है उधर दे देंगे। तो वैसे भरने को तो हर 12th पास बच्चा जेईई एडवांस का फॉर्म भी भर सकता है, जो क्वालिफाई मेंस के लिए कर जाए। मेंस तो कोई भी भर सकता है, तो क्या मेंस का फॉर्म भर देने का मतलब मेंस में हो जाता है? मतलब कोई एग्ज़ाम का नाम आपने ले लिया, फॉर्म भर दिया, तो क्या आपका उस एग्ज़ाम में हो जा रहा है? इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। ये सारी बातें आपके मन में इसलिए आ रही होती हैं क्योंकि आप नॉलेज के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, आप अपनी हार्ड वर्किंग के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। अगर कोई बच्चा ड्रॉप ले रहा होता है और ड्रॉप लेके अगर वो प्रॉपरली पढ़ रहा है, डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए अगर वो बच्चा प्रॉपरली पढ़ रहा है, तो हाउ दैट ईयर इज़ वेस्टेड। मैं रिजल्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आपका इस साल रैंक क्या, अगले साल क्या रैंक होगा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, आप अगर इत्मीनान से 1 साल पढ़ते हैं, 1 साल भी नहीं, मतलब जो भी समय बचा हुआ है, आप अगर उतना समय पढ़ते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, बेसिक स्किल्स में आप प्रैक्टिस करना सीखते हैं, पीसीएम सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, irrespective of your rank and performance, do you think the year is wasted? The months are wasted? If this is wastage of time, then what can you do more creative out of this time then? What else can you do? Fresher party हैं, कॉलेज के बच्चों के साथ मौज मस्ती, पिकनिक, that is more better utilization of this time. So come out this foolish thought that जो भी बच्चे ड्रॉप लेते हैं उनका साल बर्बाद होता है। ये सबसे मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है जो कोई भी कहता है या सोचता है। हाँ, आप ड्रॉप ले लेते हैं, आप सोते रहते हैं, आप वीडियो गेम खेलते रहते हैं, आप चैटिंग वगैरह जो भी ऑल नॉनसेंस एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब पढ़ाई छोड़ के आप सब कुछ करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, सोचते सपना देखते रहते हैं, तो ऑफ कोर्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर एवरीथिंग। बट अगर एक बच्चा डेडिकेशन से सुबह प्रॉपर टाइम पे उठता है, एक्सरसाइज करता है, डू अ लॉट ऑफ रीडिंग, नॉट जस्ट पीसीएम बट थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का शौक है तो कोडिंग प्रोग्रामिंग, नॉन पीसीएम रीडिंग, सम फिटनेस एक्टिविटी, whatever you do, and if you maintain a very healthy lifestyle and a very कह सकता हूँ एकेडमिकली साउंड और एकेडमिकली एनरिच्ड शेड्यूल अगर आप फॉलो करते हैं, तो अगर आप इसको बोलते हैं कि समय बर्बाद हो रहा है, तो फिर आपको मतलब जीवन की डेफिनेशन ही नहीं पता है, ना सक्सेस के बारे में आप कुछ जानते हैं। फिर तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। 2005-6 की बात है, 2005 या 6 की बात है, आई थिंक इफ़ नॉट रॉन्ग मे बी 5, 6 या 7 की बात है। मतलब तब से लेकर के आज तक कितने साल हो गए हैं? बहुत सारे, 15 साल, 16 साल, 14 साल, इतने साल हो गए। तब के इंजीनियरिंग किए हुए, तब जो बच्चे आईडी निकाले या
मेहनत किए, पढ़े। कई बच्चों की पढ़ाई भी ख़त्म हो गई, नौकरी लग गई, शादी भी कर ली और कहो उनके आज बच्चे भी हो गए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड उसी समय के सेम बैच के ऐसे बच्चे भी हैं जो आईआईटी में भी बहुत अच्छी ब्रांच से इंजीनियरिंग करी, उसके बाद वर्ल्ड की बेस्ट इंस्टीट्यूशन से मास्टर्स किए और आज भी पीएचडी कर रहे हैं, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, आज भी पीएचडी कर रहे हैं। और आज भी अपना जीवन वो सिर्फ अलग अलग रिसर्च में, खोज में और नॉलेज गेन करने में लगा रहे हैं। और उनका जीवन चलने का जो सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज़ द स्टाइपेंड दे आर गेटिंग फॉर द रिसर्च वर्क्स इन देयर यूनिवर्सिटी। तो आपको क्या लगता है, मतलब जिसने बच्चे पैदा कर लिए, जितने जॉब लग गई, मतलब उसकी लाइफ सफल हो गई और इसकी लाइफ वेस्ट हो गई बिकॉज इसने जॉब हासिल नहीं की और अभी तक मतलब ये पढ़ रहा है, तो इसकी ज़िंदगी बेकार हो गई मतलब आपके हिसाब से? या वो लोग जो कहते हैं जिनके साल बर्बाद होते हैं, तो ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट होता है कि साल बर्बाद होना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ड्रॉप लेके बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो ड्रॉप लेके बहुत बेकार करते हैं। देयर इज़ नो थंब रूल, देयर इज़ नो गारंटी, देयर इज़ नथिंग, यू जस्ट हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, इन दिस केस नॉट प्लेंटी ऑफ टाइम बिकॉज अभी तो टाइम भी कम है, एंड यू हैव टू लर्न 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 एंड लर्न। ऑफ कोर्स ड्यू टू दिस लेट जेई दिस ईयर, अक्टूबर हो गया है, अक्टूबर में ड्रॉप बैच शुरू हो रहा है या ड्रॉप का प्लान बना रहा है, अक्टूबर में काउंसलिंग हो रही है, सब कुछ। जुलाई वाला कार्यक्रम जो है वो अक्टूबर में आ चुका है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने करीब करीब लेट हो गए हैं। तो आपको लगता होगा ये तो बहुत डिसएडवांटेज है। तो इट इज़ अगेन लाइक अ ग्लास में आधा पानी, तो ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। आप बोलोगे ये तो बहुत डिसएडवांटेज है, तो आई विल से ये तो बहुत एडवांटेज है, ये तो बहुत एडवांटेज है। कैसे एडवांटेज है? अगर आप नॉर्मल किसी ईयर की बात करते हैं, पहले जेई मेंस एडवांस के कॉन्टेक्स्ट में, सो नॉर्मली 75% सीट्स ऑफ आईआईटी आर कैप्चर्ड बाय ड्रॉपर्स, 25 to 30% अप्रॉक्स फ्रेशर्स होते हैं। मेजॉरिटी मतलब 70-75% जो बच्चे होते हैं वो ड्रॉपर्स होते हैं नॉर्मल किसी भी ईयर में। अब इस साल ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी और वॉट एवर रीज़न यू कैन कॉल, द नंबर ऑफ ड्रॉपर स्टूडेंट्स इज़ हैविली रिड्यूस्ड कंट्री वाइड, हैविली रिड्यूस्ड। ड्रॉपर्स की तादाद बेहद कम हो गई है। तो अगर ड्रॉपर्स की तादाद बेहद कम हुई है, तो जो जनता 75% सीटों पे कब्जा करती थी, अगर उनकी 80% आबादी कम हो गई है, more than 80% students who usually take drop are not planning to take drop this year. So don't you think next year JEE Main Advance is going to be one of the easiest in past whatever you can say in the history of these competitive exams in India? मतलब 75% अगर मान लीजिए ड्रॉपर्स कब्जा करते थे सीट्स पे, और ड्रॉपर्स की ही जो आबादी है वो अगर घट जाती है बाई 80%, ड्रॉपर्स ही कम हो जाते हैं, मतलब आपका जो बेसिक कंपटीशन, जो मेन कंपटीशन होता है वो ड्रॉपर्स के साथ होता है, और उन्हीं की तादाद 80% तक गिर गई। तो फिर तो इस साल रिलेटिवली जो कंपटीशन होगा 21 में, वो मुझे लगता है कि बाकी किसी भी ईयर्स की तुलना में दैट इज़ गोइंग टू बी ईजीएस्ट। और रही बात कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा ब्रांच मिल रहा है, तो आपको भी ये पता होगा कि किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, ज़्यादातर कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। जो भी बच्चे करते हैं खुद से करते हैं, एलुमनाई बेस होता है, एनवायरनमेंट होता है, आप किन बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, कैसा ग्रुप आपका है, जैसा ग्रुप वैसे थॉट्स आते हैं। तो ड्रॉप लेके, ब्रांच या रैंक अपग्रेड करके जो बच्चे अपने जीवन में हासिल करते हैं वो होता है ब्रांड। ब्रांड का मतलब यूजुअली कॉलेजेस इन इंडिया आर, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आर ट्रीटेड एज ब्रांड, अ स्टैम्प which gives them certain image, certain group of students जिनके साथ वो काम करते हैं, जिनके साथ वो पढ़ते हैं, जिनके जैसा वो सोचते हैं। तो वही तो लाइफ होती है,
मतलब आप अगर एक बेकार कॉलेज में जा रहे हैं तो अपने आप आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो आसपास के बच्चों के हिसाब से ढलने लगेंगे। आप बहुत अजीब या अलग बात नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कुछ आपका जो फ्रेंड ग्रुप होता है या जो आपके साथ बच्चे होते हैं, उन लोगों पे ये सारी उन लोगों के हिसाब से ये सब बातें बहुत डिपेंड कर रही होती हैं। तो ड्रॉप का जो डिसीज़न है वो सोली आपका होना चाहिए। किसी से गाइडेंस मत लीजिए, किसी से राय मत मांगिए, मेरे से भी नहीं, किसी से भी नहीं। अब कई लोग पूछते हैं कि सर ये कॉलेज मिल रहा है, ब्रांच मिल रही है, अच्छी है क्या? अरे भाई, बहुत सारे ब्रांच कॉलेज से अच्छी होगी, बहुत सारी ब्रांच और कॉलेज से बुरी भी होगी। तो एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। हाउ कैन यू से कि एब्सोल्युटली यू हैव गॉट द बेस्ट थिंग? तो जस्ट यू हैव टू सी कि आप पढ़ सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, देन यू शुड प्लान अ ड्रॉप। एंड ड्रॉप लेने के जो फ़ायदे हैं वो यही हैं कि अगले साल कंपटीशन कम होगा और आप बेहतर कॉलेज में जाके हो सकता है 1 साल के अंदर अपनी लाइफ के आगे के 5-10 साल बचा लें। क्योंकि दिमाग का अगर अपलिफ्टमेंट हो पाता है, आपकी सोच का, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का, अगर आपके पढ़ने के तरीक़ों का अपलिफ्टमेंट हो पाता है, आप मेहनत करना सीख पाते हैं, तो दुनिया में उससे बड़ी कोई अचीवमेंट तो होती भी नहीं है जो आपको हो सकता है 50 साल आगे ले जाए अगर आप ड्रॉप नहीं लेते उसकी तुलना में। तो दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 ईयर और यू कैन से फ्यू मंथ्स कैन टेक डाउन यू टू कैन टेक अप टू एनीथिंग। तो अच्छे चांसेस भी हैं मगर बुरे चांसेस भी होते हैं। बुरे मतलब वही, आपने ड्रॉप ले लिया, आप पढ़ ही नहीं रहे, सो रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, चैट कर रहे हैं, फिर कुछ भी एक अपने थॉट में फंसे हुए हैं, सपने देख रहे हैं, बस मैं तो गेट लगा लूँगा, मैं तो ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। लड्डू है जैसे बट रहा है, लड्डू है बट रहा है, जैसे आप ही अकेले फॉर्म भरने वाले और कोई है नहीं दुनिया भारत में। तो मुंगेरी लाल के सपने देखने की बजाय रियलिस्टिक बनिए और मेहनत करिए। अगर ड्रॉप लेने का प्लान बनाया है, और ड्रॉप हमेशा फुल फ्लेज लेना चाहिए अगर ले रहे हैं तो, और कॉलेज ले रहे हैं तो कॉलेज का पढ़ना चाहिए। मतलब दोनों चीज़ों को एक साथ करना इज़ नेवर एडवाइजेबल। 11th ही सब कुछ है। मतलब 11th-12th के सिलेबस को अगर मैं जॉइंटली एक साथ देखता हूँ तो मुझे लगता है 11th ही सब कुछ है। 11th के सिलेबस में अगर आप अच्छे रहते हो तो 12th में ऐसा कुछ खास नया है नहीं। बेसिकली ज़्यादातर चीज़ों में तो 11th की चीज़ों का ही यूज़ होता है। तो अगर आप खास करके अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, आप क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में अच्छे रहते हो तो मुझे लगता नहीं कि 12th में कोई दिक्कत होती है। मतलब किसी को भी मैथ्स में प्रॉब्लम होने की वजह ज़्यादातर ऐसी ही होती है कि वो 11th के टॉपिक्स लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रोजेक्शन सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री के सारे टॉपिक्स, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इसमें अगर वीक है तो ओवरऑल मैथ्स ही वीक हो जाता है। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि 11th ही सब कुछ है। 12th तो एक किस्म से आप समझ सकते हैं कि उसका बस एप्लीकेशन पार्ट है। तो 12th के सिलेबस रिलेटिवली फास्ट होता है, इजी होता है वंस यू आर गुड इन 11th। तो मुझे भी लगता है कि हर किसी को 11th पे, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है, उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। 30% सिलेबस कम हुआ है क्या? ये तो बहुत बच्चों जैसी बातें हैं, ये तो अजीब बात है। क्यों सिलेबस कम होगा? कोई बोर्ड एग्ज़ाम है क्या भाई? ये कंपटीशन का एक कंपटीशन हो रहा है इधर पे, काहे को सिलेबस कम होगा? मुझे लगता नहीं कि सिलेबस कम होगा। और अगर सिलेबस कम भी हो जाता है, मान लीजिए, आई डोंट नो, अगर कम भी हो जाता है तो कंपटीशन किस तरीके से कम होता है भाई? ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए जेईई एडवांस में वो प्लान कर लें कि साहब 10th का क्वेश्चन पेपर देंगे, क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर जेईई एडवांस में देंगे, तो क्या लगता है कंपटीशन कम हो गया? मतलब आप 10th के पेपर में अच्छा कर लोगे तो जो आपका दूसरा कॉम्पिटिटर है वो क्या ख़राब करने वाला है? तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं होता कि 30% सिलेबस कम हो गया कि क्या हो गया, कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि जो होता है सबके लिए हो रहा होता है वो। वैसे मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सिलेबस कम हुआ है। कह रहा मुझे इंजीनियरिंग करनी है बट मैं ड्रॉप के बारे में कंफ्यूज हूँ। तो मैं जितनी बातें अभी तक बोला हूँ मैं उसी बारे में तो कह रहा हूँ भाई, कन्फ्यूजन्स हटाने के लिए।
जो मैंने बात किया कि ड्रॉप लेते हैं आप तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज ये आता है कि जैसे ही काउंसलिंग ख़त्म होती है, आपके ऐसे कई सारे दोस्त होते हैं जो अलग अलग कॉलेजेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। सोशल मीडियाज़ के थ्रू, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, इन सब के थ्रू दे मे बी शेयरिंग देयर गुड पिक्चर्स। दोस्तों के साथ मज़े कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या मस्त लाइफ हो गई है, और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप 12th फेल हो गए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप 12th फेल हो गए और उसी क्लास को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, और आपका जो दोस्त था वो तो आगे चला गया। तो ये ऐसा ही थॉट है, ये थॉट आता है। इस थॉट को ओवरकम करने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मेरे साथ हुई घटना है, किसी के साथ भी हो सकती है, सबके साथ होती है, बट जब भी ऐसी कोई बात आती है सामने तो मेरे को वही एग्ज़ाम्पल याद आता है, इसलिए मैं वो शेयर कर रहा हूँ। शुरू में जब मैं फिटजी में था, दिल्ली में, मेरे करियर की शुरुआत में, तो मुझे दिल्ली से जयपुर जाना था। पहली बार दिल्ली से जयपुर जा रहा था। अपनी गाड़ी वगैरह कुछ तो होती नहीं थी, तो बस से ही जाना था, और वो भी मैं पहली बार जा रहा था। तो धौला कुआं दिल्ली में जगह है, वहाँ से बस मिलती है जयपुर की। तो धौला कुआं पहुँच गए, और मुझे मेरे फ्रेंड्स ने ये बताया था कि धौला कुआं में वॉल्वो बस मिल जाएगी और वॉल्वो से जयपुर चले जाना वहाँ से। तो मैं जब धौला कुआं पहुँचा तो जो वॉल्वो है वो 1 घंटे बाद आने वाली थी। उसका टाइमिंग 1 घंटे बाद था, लेट आ रही थी। और उसी समय वहीं पे जो राजस्थान रोडवेज़ की वो जो नॉर्मल बसें होती हैं, वो तो हर 10-10 मिनट में ऐसे ऐसे चल रही थी। तो मैं जहाँ खड़ा वहीं आके से पीट रहा, जयपुर 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 जयपुर। तो मैं उसमें चढ़ गया, नॉर्मल जो रोडवेज़ की बसें होती हैं राजस्थान रोडवेज़ की, उसमें चढ़ गया कि अरे यार 1 घंटे कौन यहाँ रुक के बोर होगा, चलते हैं अपन, ये पहले मिल रही इसमें निकल चलो। तो अपन बैठ गए राजस्थान रोडवेज़ की। तो धौला कुआं से निकल के आगे आगे चली, गुड़गांव क्रॉस हुआ। वो तो हर जगह जहाँ जो हाथ दे रहा है, जहाँ पे भी सब जगह रोक रोक के सब जगह से पैसेंजर्स लेते चल रही है। तो हर 5 मिनट में रुक रही है, फिर और पैसेंजर आ रहा है, कोई मुर्गी लेके घुस रहा है, कोई कुछ लेके घुस रहा है। मतलब जो एक पूरा ट्रेडिशनल रूरल एनवायरनमेंट पूरा माहौल होता है, मतलब जस्ट एक कोई भी, मतलब आप लोकल ट्रेन का डिब्बा टाइप आप समझ सकते हैं। तो वैसे बस जर्नी स्टार्ट हुई। तो एक्सप्रेसवे है गुड़गांव से लेकर के जयपुर तक, तो बढ़िया राजस्थानी लोकगीत बस में बज रहा था। तो हम गुड़गांव से निकले ही थे, हार्डली 20-30 किलोमीटर ही हुआ होगा, मतलब जयपुर का सफ़र ऑलमोस्ट शुरू ही हुआ होगा। तभी तक करीब 1.5-2 घंटे तो उतने रास्ते में ही कट गए थे। और रोड के किनारे किनारे हमारी बस आराम से 30-40 की स्पीड में मस्त ड्राइवर गाना गाते चला रहा था। तभी ऐसे एकदम धड़ाक से, साए से, बहुत तेज़ी से एक बस निकली, बहुत तेज़ी से निकली। मतलब मे बी 100-120 सॉर्ट ऑफ स्पीड रही होगी उसकी। फुल एयर कंडीशन पैक जैसी वॉल्वो होती है, ऐसी निकली तेज़ी से। तो फिर बगल वाले ने बताया ये वो वॉल्वो है ना जो 1 घंटे बाद आती है, वो है, और अगले बोले 2-2.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाएगी। तो जब तक हम अगले ढाबे पे रुक के वहाँ चाय वाय पी रहे, तब तक वो भाई लोग जयपुर पहुँच के सो भी गए होंगे। तो कुल मिला के वो मेरा पहला और आखिरी सफ़र था। उसके बाद से तो भले ही 2 घंटे या 3 घंटे पीछे भी वॉल्वो आती थी तो मैं उसी में जाता था। तो बिल्कुल यही हालतें हैं आप लोगों के साथ कि इस समय बहुत केयरफुली आपको चूज़ करना होता है कि विच बस यू हैव टू बोर्ड, विच बस यू हैव टू बोर्ड, बिकॉज दैट विल बी मेन डिसीजन फैक्टर। बिकॉज ये बस बोर्ड करने का आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जिस कॉलेज में आप घुसे, अब उस कॉलेज के ही दोस्त, उस कॉलेज की जो ब्रांच आपने ली है, जो एनवायरनमेंट है, जो फ्यूचर है, नाउ दैट इज़ लॉक्ड। अब वो चेंज नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट लाइक बस की ठीक है इस बार तो हमने इसमें कर लिया, अगली बार से वॉल्वो में आएंगे, ऐसा नहीं होगा कॉलेज के साथ में। तो जो डिसीज़न है इस समय जो आप लेते हैं, ये बहुत अधिक क्रूशियल होता है।
मेरे हिसाब से अगर किसी भी, मेरी ओपिनियन के हिसाब से अगर किसी भी बच्चे को टॉप के जो 5-7 आईडीज़ हैं, अगर उनमें कोई ठीक ठाक ब्रांच नहीं मिल रही है, तो अगर आईआईटीज़ खुद एक मौका आपको देते हैं कि भाई एक बार और कोशिश करके देख लो, वाई यू शुड नॉट अवेल दैट फैसिलिटी, आई कांट अंडरस्टैंड। एवरीबडी शुड गो फॉर इट, एवरीबडी। भाई एक मौका तो आपको आईआईटी खुद दे रहा है, तो फैसिलिटी हम क्यों नहीं अवेल करना चाहते हैं? हम जल्दीबाजी में ऐसी कोई ब्रांच को लेकर के क्या हासिल कर लेंगे और क्या हो जाएगा ऐसा? जो ब्रांच और जो कॉलेज में आप जा रहे हो, उधर पे जाने के बाद 90% लोगों का क्या हुआ, जरा आँख खोल के देखिए तो, क्या कर रहे हैं आज उनको देखिए तो। मेजॉरिटी ऑफ देम व्हाट आर डूइंग। और ख़ास करके पोस्ट कोविड सिचुएशंस इन दिस जॉब एंड ऑल, प्रोबेबली दे विल डिटोरिएट। तो मुझे लगता नहीं कि खाली जो एक बैरियर है ड्रॉप नहीं लेने का, वो एक बैरियर होता है आपका मेंटल बैलेंस। यू शुड स्टे काम, फोकस्ड, यू शुड नॉट थिंक व्हाट अदर्स आर सेइंग एंड वो तो कॉलेज चला गया मेरा दोस्त, उसकी तो लाइफ मस्त हो गई, वो तो उस मोमेंट पे आपको दिख रहा मस्त हो गई भाई। वही बस वाला एग्जांपल, क्यों तो लग रहा है आपको पहले बस पे बैठ गया, बट बेसिकली हो सकता है आप 1 घंटे बाद वॉल्वो में बैठोगे। तो मतलब सीधी सी चीज़ यही है कि इन लॉन्ग रन, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, कहाँ के कहाँ हो जाते हो, इस बात से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कौन आपसे आज पूछेगा कि 15 साल के बाद, 20 साल के बाद कि तुमने ड्रॉप लिया था क्या? 1-2 साल का कोई बैरियर ही नहीं होता है, कुछ इन सब बातों का कोई महत्व ही नहीं होता है इन लॉन्ग रन, अगर आप लाइफ को देखते हैं तो वो तो वही बात है कि आप किस चैनल से पहुँचे, किस एनवायरनमेंट में पहुँचे, ये सब बातों पे ध्यान दीजिए। दूसरा बैरियर ड्रॉप लेने के दौरान एक और होता है, वो ये होता है कि आपका एक रूटीन नहीं रहता है। लाइक कोई कोचिंग, अभी तो कोचिंग भी नहीं जाना है, स्कूल भी नहीं जाना है, तो रूटीन नहीं होता, तो यू ईज़िली गेट डिस्ट्रैक्टेड। सोने जागने का समय बेकार हो जाता है, सोने के टाइम जाग रहे हैं, जागने के टाइम सो रहे हैं, फिज़िकल फिटनेस के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आलसी हो गए हैं, ये सब बातें होती हैं। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, किताब रखी हुई आसमान में ऐसे देख रहे हैं, छत पे पंखा देख रहे हैं, है ना, दिन में सपने देखना, वो वाली स्थिति हो गई है। तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन होना पड़ता है, फिक्स सोने का और जागने का समय होना पड़ता है। हर मिनट, हर आवर आपका पूरे दिन का डिफाइंड होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए कि ठीक है मेरे को कब क्या करना है, इस समय क्या करना है, उस समय क्या करना है, अब क्या करूँगा, अब क्या करूँगा। हर मिनट, हर आवर डिफाइंड होना चाहिए। और सिर्फ पीसीएम नहीं होना चाहिए, नॉन पीसीएम भी रीड करिए। जो भी आपकी हॉबी है, इंटरेस्ट है, लाइक प्रोग्रामिंग में है, कुछ है, आप वो करिए। सुबह एक जो नॉर्मल स्कूल गोइंग स्टूडेंट होता है, जैसा सुबह उठ जाता है उसी टाइम पे आप उठिए। सोने का टाइम, जागने का टाइम, सुबह थोड़ी बहुत फिज़िकल फिटनेस की एक्सरसाइज वगैरह या जो भी आप कुछ करते हो वो ज़रूर करिए। वेल डिफाइंड लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सबके टाइम डिफाइंड हो, मतलब अ प्रॉपर रूटीन जैसा एक अच्छे डिसिप्लिन स्कूल गोइंग बच्चे का होता है। यू हैव टू मेंटेन दैट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। आप बोलोगे ड्रॉप लिए क्या फ़र्क पड़ता है, रात भर पढ़ लेंगे, दिन भर सो लेंगे, निशाचरों टाइप की ज़िंदगी कर लेंगे, तो आई डोंट थिंक वो आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन होगा। और यू मे स्पॉइल योर ईयर, इन रियल सेंस यू मे वेस्ट दिस पर्टिकुलर ईयर ऑफ ड्रॉप। तो पहला बैरियर जो दोस्त जाते हैं, दूसरा बैरियर जो मैंने अभी बताया कि लेज़ीनेस या रूटीन ठीक नहीं होने के कारण प्रॉब्लम आती है। तीसरा जो बैरियर होता है वो होता है कि इस साल मेरी ये रैंक है, अगले साल अब मेरी इतनी रैंक है तो अगले साल तो ये होनी पड़ेगी। भाई इस साल अगर मेरी 50,000 है तो अगले साल तो 5,000 होनी पड़ेगी, तभी ड्रॉप का फ़ायदा है। तो इसके लिए तो पहले ही क्लियर मेंटालिटी से आप भी आ जाइए, अपने पेरेंट्स को भी बता दीजिए कि आप कोई बिज़नेस करने नहीं निकले हैं कि मैं 10 रुपये लगाऊंगा तो मेरे को 5 साल में भैया इसका 15 रुपये चाहिए। 10 रुपये लगाऊंगा तो मेरे को 15 रुपये तो चाहिए,
हम बिज़नेस करने नहीं निकले। मतलब आप अगर कभी वेकेशन पे जाते हो, 10 दिन 15 दिन किसी ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे आप पैसे खर्च करते हो मगर आप कुछ काम नहीं करते हो, तो क्या आपने वो ज़िंदगी के वो जो समय हैं वो वेस्ट हो गए आपके, क्या बर्बाद हो गए हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं, आप चीज़ों को सीखते हैं नई एनर्जी के साथ, तो द टाइम इज़ नेवर वेस्टेड। हेंस बिफोर टेकिंग ड्रॉप आप ये प्लान कर लीजिए कि इस साल अगर आपकी रैंक एक्स आई है, जो भी आपकी इस साल रैंक है 2020, बी रेडी फॉर सेम रैंक नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, देन टेक ड्रॉप। इस साल जो रैंक आई है, अपन यही कॉलेज पे इसी रैंक पे अगले साल जाएंगे। जो इस साल किए उतना तो अगले साल कर ही लोगे। वर्स्ट केस में इसको प्लान करके जाइए। ये आपका टारगेट है कि मेरे को इस साल जो कॉलेज ब्रांच मिल रहा है, आई एम रियली ओके विद इट कि अगले साल मैं इसी कॉलेज ब्रांच पे इस रैंक पे जाऊंगा। जस्ट ये मेरा वेकेशन ईयर है। आई वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ अ चांस। इफ़ आई कैन डू एनी बेटर देन दिस, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। डोंट टारगेट कि भाई मेरा तो अभी 500 है तो मेरे को तो 5 पे आना है, या मेरी 1 लाख है तो मेरे को तो 10,000 पे आना ही है, अदरवाइज मेरा ड्रॉप ईयर वेस्ट हो जाएगा। इफ़ दैट इज़ द थॉट, you might not succeed. You might not succeed because that will create pressure, that will create tension, and due to that you may perform badly. सारे बच्चे ड्रॉप में वो अच्छा करते हैं जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, मेहनत करते हैं, नॉलेज का सोचते हैं और रैंक का नहीं सोचते हैं. अच्छी रैंक विल बी सिंपली एन आउटकम और साइड इफेक्ट of your well maintained routine and hard work. Don't really think about it. देखिए ऐसा तो है नहीं कि ड्रॉप कोई भी ले रहा है उसका कारण तो इम्प्रूवमेंट ही है, नो डाउट इन इट, इम्प्रूवमेंट ही है, बट यू शुड सी द अदर पार्ट्स ऑफ लाइफ. जबलपुर से ही एक बच्चा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में ही था, जेईसी में. वहाँ से उसने आईएएस में 250 सॉर्ट ऑफ रैंक लाई थी और अभी बेंगलोर के आसपास कर्नाटका में कहीं का इनकम टैक्स कमिश्नर है इस समय. उस रैंक को, उस पोजीशन को हासिल करने के लिए इवन आईटी के बहुत सारे बच्चे तरसते हैं, 3-3, 4-4 साल पूरे अटेम्प्ट देते हैं आईएएस के, मगर वो उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते जो इस बंदे ने जेईसी जाके हासिल की. ऐसे ही कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो आईटी नहीं गए बट ऐसी भी एक्सीलेंस हासिल की जो इवन आईटीएंस जिसके लिए तरसते हैं या जो लगता है कि यार हम कर पाते. तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कॉलेज, इट इज़ जस्ट अबाउट नॉलेज, व्हाट यू लर्न, हाउ मच यू ग्रो, व्हाट आर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, हाउ बैलेंस्ड यू आर इन हैंडलिंग योर डिस्ट्रैक्शंस, हाउ वेल यू मैनेज योर टाइम, efficiency, energy, whatever. These things really make you successful in life, not just this particular number. So ड्रॉप लेते समय ठंडे दिमाग से, बड़े प्लान्स के साथ कि जो ड्रॉप मैं ले रहा हूँ वो सिर्फ अगले साल के लिए नहीं ले रहा हूँ मगर अगले 20 सालों के लिए ले रहा हूँ. एंड आई गारंटी इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक एंड मार्क्स दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, अगर आप ड्रॉप ईयर में अच्छे से पढ़ते हैं, you will be hugely benefit, just like that example of my Volvo bus. You will be in that Volvo bus for next 20 years and just you will be overtaking all of those जो जल्दी की उम्मीद में ऐसी रोडवेज स्लो बसेस में बैठ चुके हैं. तो you have to redefine, rethink whatever you are doing, whatever you are planning. Not just limit yourself to a particular rank or particular college or particular branch. ड्रॉप बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लोगों में लाता है और इसका सिर्फ रैंक या मार्क्स से जजमेंट करना सही नहीं होगा.
जेई के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन है इंजीनियरिंग के लिए? जेई के लिए सेकंड ऑप्शन इंजीनियरिंग के लिए जेई एडवांस्ड है, और जेई मेन भी नहीं देना है, एडवांस भी नहीं देना है, तो मुझे नहीं लगता फिर कि जो स्टेट के अलग अलग होते हैं एंट्रेंस वो देना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र का होता है, कॉमेड होता है, भाई ऐसे कोई ना कोई एंट्रेंस आपको देने पड़ेंगे इंजीनियरिंग के लिए। बिकॉज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो अच्छी सीट्स में तो बिना कंपटीशन के तो एडमिशन आपको मिलेगा नहीं। व्हाट रिवीजन स्ट्रैटेजी शुड वी फॉलो? देखिए, मेरा जो पूरा इंटेंशन है, ड्रॉपर्स बैच को मैं रिवीजन ही मानता हूँ। ड्रॉपर्स बैच में मैं ये नहीं मानता कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ड्रॉपर्स बैच में मैं यही मानता हूँ कि मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ, क्योंकि इतने कम समय में, जितना समय अभी से लेकर के अक्टूबर निकल चुका है, आधा अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, वी हैव 2.5 मंथ्स। तो 2.5 मंथ्स में आप ये तो सोचो नहीं कि हम ज़ीरो से लेकर के सारे सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, रिवाइज़ ही कर पाएंगे, रिवीजन ही करना है। उसके लिए मैंने ये सोचा है कि बुकलेट में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेश्चंस है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, वो सारे सॉल्व्ड हैं। उन सब के आपको वीडियो शेयर किए जाएंगे क्लास में सॉल्व करने की बजाय, और मैं आप लोगों को थ्योरी पूरी पढ़ाऊँगा, थ्योरी मैं कराऊँगा, और वीडियोस के बाद प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके उसके सॉल्यूशंस के लिए वीडियोस आप देखेंगे खुद से घर पे। और वीडियोस देखने के बाद प्रॉब्लम्स में या थ्योरी में जो भी आपके डाउट होता है उसको फिर से आप क्लास में मेरे से पूछेंगे। मतलब हम इतना टाइम नहीं है कि सारे प्रॉब्लम भी क्लास में सॉल्व करें, थ्योरी भी क्लास में करें। ये तो पूरा 2 साल का कंटेंट है, तो 2.5 मंथ्स में, और यू कैन से जस्ट इन 55 डेज सॉर्ट ऑफ जो दिन बचे हैं, 75 ना, 2 महीने तो 60 और 15 दिन, मतलब 75 डेज सॉर्ट ऑफ जो बचे हैं, उसमें सारा कुछ क्लास में कर पाना संभव नहीं है। तो मैं मैथ्स में ये प्लान करूँगा कि जो बुकलेट के सॉल्यूशंस है उसके वीडियोस आपको शेयर करूँगा, यू टू सी वीडियोस ऑफ दैट। तो क्लासेस आपका जैसे रोज़ का 3 घंटे का क्लास होता है, 1.5 घंटे 2 सब्जेक्ट्स की आपकी क्लासेस लगेंगी। तो उसके अलावा इतना ही कुछ टाइम, मान लीजिए 2-2.5 घंटे का आपको रोज़ या 3 घंटे का वीडियो भी देखना पड़ेगा सभी सब्जेक्ट्स का। तो आप कम से कम जो आपका लेक्चर्स वाला पीरियड होगा दैट विल बी अराउंड 5 to 6 आवर्स, 5-6 आवर्स पर डे ये जाएगा वीडियोस को और लाइव क्लासेस को मिला के, और इतना ही टाइम आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगला 2.5 महीना अगर आपने एवरेज 10-11 घंटे दे दिए पर डे, यू कैन गेट अ गुड रैंक इन जेई मेंस। एंड दीज 2.5 मंथ्स अप्रॉक्स 75 डेज मे ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और ये जो हार्ड वर्क है ये आपको लाइफ में एक बार कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। सो वाई नॉट दिस ईयर when JEE main is going to be easiest, advanced is going to be easiest because of very reduced competition। competition क्यों कम हो जाएगा इस बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 11th को इस कम टाइम में स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए PCM ऑल के लिए, कोई भी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई थिंक यू नीड टू नो इट्स थ्योरी। इसीलिए मैं थ्योरी क्लास में कराऊंगा। थ्योरी आपको पता होती है देन ओनली यू कैन गो फॉर एप्लीकेशन। और 11th के टॉपिक्स को भी अलग अलग आप बाइफरकेट कर लीजिए। जैसे 11th में लड़का कह रहा है कि मान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री में सपोज यू आर वीक, सो ट्रिग्नोमेट्री के लिए यू हैव टू वर्क फॉर ट्रिग्नोमेट्री, प्लान ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे लो नहीं करिए, थोड़े से बेसिक प्रॉब्लम करिए। जब भी कोई चीज़ को आपको स्ट्रॉन्ग बनानी हो तो ऑलवेज ट्राई फ्रॉम द ईजिएस्ट थिंग्स, ईजी चीज़ें करिए, वहाँ से स्टार्ट करिए। लड़का पूछ रहा है देयर विल बी सेपरेट डाउट सेशंस। यही डाउट सेशन है भाई, जो आपकी सुबह की क्लासेस हो रही हैं, ये क्लास भी है, डाउट भी है। इस समय आपके साथ जो भी फैकल्टीज़ हैं, मैं हूँ, कुशवाहा सर, त्यागी सर, वी विल बी ऑलवेज लाइव ड्यूरिंग दीज क्लासेस।
ये जो टाइम शेड्यूल आपको टाइम टेबल में दिया गया है, इसमें कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं चलने वाले हैं, लाइव ही रहेगा। तो इसी में आप डाउट्स भी पूछेंगे, इसी में हम थ्योरी भी आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब हमें जो भी करना होगा इसमें करेंगे। और जो वीडियोस रहेंगे वो आपको गूगल शीट के थ्रू दिए जाएंगे। आप लोग के साथ एक गूगल शीट शेयर किया जाएगा, उसमें लिंक्स डले रहेंगे विद टॉपिक नेम्स, एंड दैट ग्रेजुअली यू हैव टू कंप्लीट। जो क्लास में जैसे मैंने कराया उसके मैंने होमवर्क दिए, अब उसको आप अटेम्प्ट करके उसके सोल्यूशंस के लिए यू विल रेफर द गूगल शीट एंड सोल्यूशंस, वीडियो सोल्यूशंस ओवर देयर। इस तरीके से आप उसके प्रॉब्लम्स करेंगे। और कर लिया आपने, उसके बावजूद कोई प्रॉब्लम उसमें छूटा है या आपको डाउट आ रहा है, जो भी आपको उसमें कहना हो पढ़ने के बाद, तो वापस अगली क्लास में आप उसको क्लास में हैंड रेज करके या Q&A के थ्रू पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द लाइव क्लास, जैसे अभी चल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ गुड इन इंडिया, यस, मेरा भी ये मानना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आने वाले दिनों में भारत में काफ़ी स्कोप है। और मैं भी जब मेरा मैथ्स पढ़ा के जी भर जाएगा तो मेरा भी प्लान खेती करने का ही है। मैं भी एग्रीकल्चर में ही जाऊंगा, जब तक मैथ्स पढ़ाने की इच्छा है पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज़ एग्रीकल्चर में ही जाऊंगा मैं भी। फ्यूचर भी अच्छा है और हर सेंस में एग्रीकल्चर बढ़िया है। विल देयर बी सेपरेट डाउट सेशन फॉर इवन आस्किंग डाउट रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस? मैंने बोला ना, क्लास में ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग सेपरेट डाउट सेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर हमेशा जूम पे ही लगे रहोगे तो पढ़ोगे कब भाई? आपके 6 से 7 घंटे तो इसी में जा रहे हैं। 3 घंटे क्लास अटेंड करोगे, 3 घंटे कम से कम सोल्यूशन वगैरह और चीज़ें करोगे, तो आपको खुद भी तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम एक्सेट्रा, दैट ऑल वी कैन डिस्कस योर डाउट्स इन द क्लास इटसेल्फ। और अगर मान लीजिए कोचिंग खुलने का अलाउ भी हो जाता है तो भी दीज लाइव क्लासेस विल कंटिन्यू, बिकॉज वो ऑप्शंस तो सभी के पास रहेगा ही कि आपको क्लास घर से ऑनलाइन अटेंड करना है या कोचिंग आके अटेंड करना है। मतलब जो ऑनलाइन कोचिंग जो चल रही है, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू स्टे। लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी सेंटर पे, उसके बावजूद ये जो प्रोसेस है ये तो चलेगा, ये बंद नहीं होगा। सिर्फ बुकलेट सॉल्व और रिपीट करने से पूरा हो जाएगा? यस, हो जाएगा, और वैसे ही होगा। हो जाएगा नहीं, वैसे ही होगा। इस साल जो भी सिलेक्ट हुए हैं, पिछले साल जो भी हुए हैं, जितनों को भी मैं जानता हूँ, वो सारे वही बच्चे हैं जिन्होंने क्लास नोट्स पैकेज अच्छे से किया था, बस, और कुछ नहीं। तो दैट शुड बी वेरी क्लियर। क्लास नोट्स पैकेज जितनी बार करेंगे आप सब्जेक्ट सीख जाएंगे, यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो आज मैं शुरू मैथ्स नहीं कर रहा, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल मैथ्स का क्लास कल भी है। सो कल 11:30 से विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जो सीक्वेंस होगा हमारे अगले कुछ चैप्टर्स का वो ऐसा है: क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, TRI, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, प्रोविजनल सीरीज, एंड देन PS के बाद विल गो इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, और इसके बाद कैलकुलस, फंक्शंस, LCD, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, इंडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस के बाद कैलकुलस। उसके बाद 11th के जो बचे हुए टॉपिक्स थे वो। तो दिस विल बी आवर सीक्वेंस, और आई विल ट्राई टू प्रिपेयर अ शेड्यूल एज वेल फॉर द क्लासेस कि किस टॉपिक को हम कब कब कैसे कैसे करने वाले हैं। बिकॉज हमें कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स करने हैं, तो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन इन कंप्लीटिंग द टॉपिक्स, सो दैट हम सब्जेक्ट सिलेबस को प्रॉपर टाइम पे ख़त्म कर पाएँ।